सोच कर देखिए, एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो एक पूरे देश पर हुकूमत करने लगे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर खिसक कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गई। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी जो व्यापार करने आई थी, वो एक सरकार बन कैसे जाती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े आज हम एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 1784 से भी पहले के दौर में। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो भारत में एक तरह से अपनी पैरेलल सरकार चला रही थी। समझते हैं कि ये कंपनी राज आखिर था क्या। असल में दिक्कत ये थी कि 1784 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही थी और सरकार भी चला रही थी। मतलब दोनों ही भूमिकाएं वो खुद निभा रही थी। इससे लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हो गया। किसी को साफ साफ पता ही नहीं था कि असली बॉस कौन है, कंपनी या सरकार। और ये एक ऐसी स्थिति थी जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक मास्टर स्ट्रोक चली। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसे नाम दिया गया डबल गवर्नमेंट सिस्टम का। अब ये था क्या, चलिए देखते हैं। तो साल 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट और इसके साथ ही शुरू हुई ये डबल गवर्नमेंट की प्रणाली। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, कंपनी के कमर्शियल काम यानी व्यापार और उसके पॉलिटिकल काम यानी राजनीति, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दो। ये पावर को डिवाइड करने का एक बहुत ही सोचा समझा प्लान था। अब ये बंटवारा हुआ कैसे, देखिए। एक तरफ थे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें कहा गया कि आप सिर्फ व्यापारिक मामले संभालिए, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भारत के पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों को देखेगा। इस तरह बड़ी चालाकी से पावर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, ये कोई मामूली चीज नहीं थी, बहुत पावरफुल था। इसको पावर दी गई कि इंडिया में सिविल और मिलिट्री सरकार के हर काम पर नजर रखे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया से जो भी रेवेन्यू आ रहा था उस पर भी कंट्रोल इसी का था। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने कंट्रोल की असली चाबी अपने पास रख ली थी। लेकिन इस एक्ट की सबसे जरूरी या कहूँ सबसे रिवीलिंग बात क्या थी कि पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो एक साफ साफ ऐलान था कि अब असली बॉस ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कंपनी नहीं। मगर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब खेल एक नया मोड़ लेने वाला था, जहाँ सारी पावर एक इंसान के हाथ में आने वाली थी। साल था 1786 और सीन में एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। उन्हें भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट लेने से पहले ही अपनी दो बड़ी शर्तें यानी डिमांड्स सामने रख दी। उनकी पहली शर्त ये थी कि उन्हें अपनी काउंसिल के फैसलों को ओवरराइड करने की पावर चाहिए, यानी अगर उन्हें काउंसिल का डिसीजन पसंद न आए तो वो उसे मना कर सके। और दूसरी कि वो सेना के कमांडर इन चीफ भी बनेंगे। और उनकी इन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए 1786 में एक नया एक्ट पास किया गया। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश कंट्रोल को आप कह सकते हैं बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। ये था 1793 का चार्टर एक्ट। इसका मेन काम था कि पिछले एक्ट्स में जो भी टेम्पररी पावर्स दी गई थी उन्हें परमानेंट बना दिया जाए। बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल को और भी ज्यादा बढ़ाने और पक्का करने का ये एक पक्का प्लान था। इस एक्ट ने किया क्या? पहली बात, गवर्नर को जो ओवरराइड करने की पावर मिली थी वो अब आने वाले सभी गवर्नर्स के लिए परमानेंट हो गई। दूसरा, गवर्नर जनरल का कंट्रोल बॉम्बे और मद्रास पर और ज्यादा बढ़ा दिया गया। और हाँ, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब पावर को एक जगह सेंट्रलाइज करने का ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था। लेकिन इस पूरे नए सिस्टम में एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये कि इस सबका खर्चा कौन उठाएगा? और इस सवाल का जवाब 1793 के उसी एक्ट के एक छोटे से क्लॉज में छिपा हुआ था। एक ऐसा क्लॉज जिसने सब कुछ साफ कर दिया। और जवाब सुनने में काफी हैरान करने वाला था। इसमें लिखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ की सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी।
सीधे शब्दों में ब्रिटेन से भारत पर नजर रखने का खर्चा अब खुद भारतीयों को ही उठाना था। तो चलिए इस पूरे बदलाव को एक झटके में देखते हैं। सिर्फ 10 साल के अंदर पॉलिटिकल पावर सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। जो जमीन कंपनी की जमीन थी वो अब ब्रिटिश पोजेशन बन गई। गवर्नर काउंसिल के नीचे काम करने की बजाय अब काउंसिल को ओवरराइड कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे कंट्रोल का खर्चा ब्रिटेन की जगह भारत के ऊपर डाल दिया गया। सोचकर देखिए, सिर्फ एक दशक में कितना बड़ा बदलाव था ये। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई स्टेट अपने कंट्रोल को इस तरह से फॉर्मलाइज करता है, उसे कानूनी शक्ल देता है, तो आखिर में असली फायदा होता किसका है? इस पर सोचना जरूरी है।